स्क्रीन और साउंड प्रॉपर आ रहा है, तो लोग आगे बढ़ सकते हैं। लेट मी क्विकली समराइज कि अभी तक आपने क्या पढ़ा है और उसको आगे बढ़ाते हैं। वेव ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का दूसरा पोर्शन हम लोग पढ़ रहे थे, और इस पे आपने काफी कुछ पढ़ रखा है। रिसेंटली जो आप पढ़ रहे थे YDAC के बारे में, इसके वेरियस केसेस को आपने देखा होगा, और सिंगल लाइट को इंट्रोड्यूस करके हम लोग किस तरह से फ्रिंज पैटर्न बनाते हैं मल्टीपल लाइट्स को लेकर के। इसके और भी वेरिएशंस लास्ट क्लास में आपने देखे, जैसे फ्रेसनेल्स बाय प्रिज्म। फर्दर वी टॉक्ड अबाउट द लेट्स मिरर, और जो इंटरफेरेंस हो रहा था स्लैब से, वो हम लोग Am I audible or is there a disturbance? आपकी स्क्रीन और साउंड प्रॉपर आ रहे हैं? प्लीज कंफर्म। ऑडिबल है, गुड। सो चलेगा। हाँ, स्लैब से इंटरफेरेंस कैसा होता है वो लास्ट क्लास में मैंने बताया, और उसका एक और वर्जन था, वो भी मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने स्लैब का वो केस देखा था कि जब वो रिफ्लेक्ट होकर के वॉच करते हैं। सो उसका दूसरा वर्जन कुछ ऐसा हेडिंग रखा होगा, इंटरफेरेंस थ्रू अ स्लैब। सो सेकेंड पार्ट अगर अपने को समझना है, शॉर्ट में मैं बोल देता हूँ, आपको आइडिया तो लास्ट क्लास में लग गया होगा। लेट्स से स्लैब है and you are considering light waves coming from the upside, and you want to make the fringe pattern और maxima minima बनाना चाहते हैं। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है, इसकी थिकनेस टी है। सो आप अगर अपसाइड स्क्रीन को रखेंगे यहाँ पर, तो आपको रिटर्न वाली लाइट रे से मिलेगा, तो इसका लो रिफ्लेक्टेड का पैटर्न आएगा। मोस्टली आपसे वही पूछेगा, बट इफ एट ऑल ये बोलता है कि रिफ्रैक्शन से क्या आएगा, तो रिफ्रैक्शन के लिए आपको स्क्रीन को काफी दूर पे यहाँ पे रखना पड़ेगा। और अगर आपका स्क्रीन फार अपार्ट है, यहाँ पर प्लेस्ड है, तो यहाँ पर और लेट से अपसाइड कोई सोर्स रहा होगा बहुत दूर, वहां से लाइट रेज आ रहे थे, तो लाइट रेज यहाँ से पास होने के बाद यहाँ पर इंटरफियर करेंगे। कोई भी एक पॉइंट पकड़ोगे तो उस पॉइंट पर दो लाइट रेज आपको मिल सकती है, किसी एक पॉइंट पर दो लाइट रेज मिल सकती है। कैसे मिल सकती है वो अपने को विजुलाइज करना है। एक वो लाइट रे होगी जो डायरेक्टली ऐसा आया होगा, एक वो लाइट रे होगी जो इसी के पास से आया होगा, लेकिन वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करने के बाद अंदर फिर आया होगा यहाँ पर। तो अगर हम केवल दो को कंसीडर करेंगे, तो इस तरह से हमको दो लाइट रेज वहां पे मिलने वाली हैं। देन वी नीड टू सी कि वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहा है, या फिर कौन सी इंटेंसिटी को लेकर के आ रहा है। सो इंटरफेरेंस का अपना कॉन्सेप्ट लगेगा। सो एक लाइट रेज जो आपने ये पकड़ी है, अगर मैं इसी को कैरी करूं तो ये आगे जाएगा, एंड देन आफ्टर ये फर्दर फॉरवर्ड जाएगा और इस तरह से पहुंचेगा जाकर के। लेट्स से आई एम चूजिंग अ डिफरेंट कलर लाइट, और मे बी दिस वन। वो बेसिकली ऐसे इस तरह का फिगर बना के आपसे पाथ डिफरेंस पूछ सकता है, जो कि उसका फेवरेट पॉइंट है। एक बार पाथ डिफरेंस अपने को पता चल गया, तो हम फेज डिफरेंस निकाल करके इंटेंसिटी बता सकते हैं। अगर ये दो लाइट रेज आपको दिखाई जाए, अगर ये दो, और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, सो कैन वी आइडेंटिफाई? पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू रेज, इफ यू लुक केयरफुली, जहां से स्टार्ट होंगे वो साथ साथ आए हुए थे यहाँ तक, कोई पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। इसको निकलने के बाद ये साथ साथ चल रहे हैं, कोई पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। व्हाटएवर द पाथ डिफरेंस यू कैन थिंक ऑफ,
within the slab itself. So can you count how much the path difference is? Sir, वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी तो आप lambda ले सकते हो. Yes. sir, like I don't understand why it will reflect back and why it won't pass like the first ray. Well, there will be n number of ways light will be passing through. One way is this कि वो directly निकल जाएगा. देखो रूल क्या रहता है, वो आपका कंफ्यूजन पहले भी था. कोई भी लाइट रे यहाँ पर आएगी तो क्या क्या उसके साथ हो सकता है, और आप क्या कंसीडर करते हो यहाँ पे डिपेंड करता है. लेकिन हो क्या क्या सकता है ये जानना बहुत जरूरी है. एक ये हो सकता है कि ये रिफ्लेक्ट बैक करे, तो यहाँ पर भी ये रिफ्लेक्ट बैक करता है. मैंने उसको काउंट नहीं किया क्योंकि हमारा इंटेंशन या हमारा इंटरेस्ट इधर नहीं चल रहा है. इससे प्रीवियस वाले केस में हमने इसको इंपॉर्टेंस दिया था. सो ये रिटर्न बैक कर सकता है, एक ऑप्शन. आगे जा सकता है, दूसरा ऑप्शन. तो यहाँ पर केवल दो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है. फिर जब ये इस बाउंड्री पर आएगा तो कितने ऑप्शन है? अगेन टू ऑप्शंस. इट कैन गो फॉरवर्ड, इट कैन रिफ्लेक्ट बैक. नो, जब ये फॉरवर्ड निकल गया तो इसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, इसको ट्रैवल ही ट्रैवल करना है. जो ये अंदर रिफ्लेक्ट हुआ है इसको, इसके पास जब इस बाउंड्री पर आएगा अगेन दो ऑप्शन होंगे. इट कैन गो अप साइड, इट कैन रिफ्लेक्ट बैक डाउन साइड. अगेन टू ऑप्शंस, कैन कम आउटसाइड, कैन गो अप साइड. सो एट ऑल रिफ्लेक्शन बाउंड्रीज, एट ऑल बाउंड्रीज आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं. अगर वो मिरर होता है, जैसे यहाँ पे सिल्वर्ड होता, तो फिर एक ऑप्शन ब्लॉक हो जाता. कौन सा? नेक्स्ट मीडियम में जाने वाला. तो अगर सिल्वर्ड नहीं है तो हमेशा आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे. इसके बाद आप किस कौन से ऑप्शन को कंसीडर कर रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है, या फिर सिचुएशन पे डिपेंड करता है. यहाँ पर हम लोग ये क्यों कर रहे हैं उसके लिए भी मैं बताता, क्योंकि हमारा पर्पस ये था कि हम दो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज फाइनली अचीव करना चाहते हैं. तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि पिंक वाला सीधा आ गया. जब इन दोनों का सुपर पोजिशन आएगा तो इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं होगा, बिकॉज दे आर फॉलोइंग द सेम पाथ. एंड इफ वी वांट टू सी कि इंटेंसिटी वैरी करे, इंटरफियरेंस हो, सो देयर मस्ट बी सम पाथ डिफरेंस कमिंग इन. सो इसके बाद अगर हमें इसको आगे लेकर के चला जाता है और फिर ब्लू के साथ करता है तो भी कोई काम नहीं बन रहा था इस वाली स्क्रीन पर. फिर नेक्स्ट पे जाएंगे तो फिर इसको रिटर्न बैक कराना पड़ेगा. रिटर्न बैक कराया. अब ये वाली लाइट रे जो सेकंड है और ये जो फर्स्ट है, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस आया है, एंड दे विल वैरी द इंटेंसिटी. इसके बाद और भी ऑप्शन है आपके पास. आप चाहो तो इसको एक बार और रिफ्लेक्ट करा दो, इसको थर्ड बना लो. दैट विल हैव अ डिफरेंट पाथ डिफरेंस, और वो इसी स्क्रीन पे मिलेगा. अब आपको आइडिया लग गया होगा कि Sir, हमको स्क्रीन इंपॉर्टेंट होती है और वहां पे जाने वाली लाइट रेस इंपॉर्टेंट होती है. यस. sir, but like जितने बार वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा उतने बार उसका एनर्जी कम होगा ना, तो बराबर है. इट वोंट मैटर आफ्टर सम पर्टिकुलर नंबर ऑफ ये रिफ्लेक्शंस. देखो क्या होगा कि हर रिफ्लेक्शन के बाद उसका एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी डिक्रीज करता है. और इट डिपेंड्स एक एक्सपेरिमेंट कि हम हमारे यहाँ पर्पस इंटरफेरेंस पढ़ना है. सो आपका पॉइंट वैलिड है. ये दो लाइट रेस से जो इंटरफेरेंस आएगा वो भी काफी डिम आएगा, बट ऑब्जर्व किया जा सकता है. अगर इसके बाद जो नेक्स्ट वाला मैंने आपको बताया, अगर उसके बारे में हम लोग बात करें तो उसकी एनर्जी और भी कम हो जाएगी. सो इसको फर्स्ट का थर्ड के साथ देखोगे तो बहुत ही डिम टाइप का रहेगा, लेकिन उस पर भी इंटेंसिटी का वेरिएशन आएंगे. सो जनरली क्या करते हैं कि अगर हमने को कॉन्सेप्ट पढ़ना, थ्योरी पढ़नी है, तो थ्योरी में यहाँ तक पढ़ लेते हैं और यहाँ से अपने को समझ में आ जाता है कि आगे हमको कैसे करना. अगर थ्योरेटिकली जाना है तो हम एन नंबर ऑफ टाइम चला सकते हैं. प्रैक्टिकल अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो इन फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि यहाँ से आपको विजिबिलिटी आपकी प्रॉपर रहेगी. उसके बियॉन्ड जाओगे तो विजिबिलिटी कम होती जाएगी. दैट मीन्स उनकी इंटेंसिटीज कम होती जाएंगी. बट जो भी इंटेंसिटी कम होती है उसके बेसिस पे आपको इंटरफेरेंस मिलता है. थ्योरेटिकली के लिए हम लोग ऐसा भी एग्जाम में पूछ सकता है कि इसकी भी इंटेंसिटी आई नॉट है, इसकी भी इंटेंसिटी आई नॉट है. अगर वो आपको ऐसा बोलता है देन यू नीड टू एक्सेप्ट कि वो दोनों की इंटेंसिटी आई नॉट है. दैट मीन्स वी आर इग्नोरिंग कि एनर्जी जो लॉस हुआ है वो निग्लिजिबल है. ये थ्योरेटिकली किया जा सकता है. प्रैक्टिकली जब आप कर रहे होगे तो डेफिनेट सी बात है इसकी इंटेंसिटी ड्रॉप हो चुकी होगी, बट स्टिल दे विल हैव इंटरफेरेंस पैटर्न. I1 I2 होता है तब भी इंटेंसिटी का इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, तब भी एक मैक्सिमम मिलता है, तब भी एक मिनिमम मिलता है. ऐसा पूछेगा कि आपसे बोलेगा, आपसे इंटेंसिटी नहीं कैलकुलेट करवाएगा क्योंकि उसको भी पता है कि आप एनर्जी लॉस हुआ है. सो आपसे ऐसा बोलेगा कि अगर स्क्रीन पर आपको मैक्सिमा चाहिए तो फिर क्या होना चाहिए. तो ये कंडीशन तो लॉजिकली फिट हो जाएगी. इन केस यू वांट मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन और मिनिमा ऑन द स्क्रीन, व्हाट शुड बी द कंडीशन.
So how we will go for the condition? We will look after path difference and इसको n lambda करेंगे मैक्सिमा के लिए और n माइनस हाफ lambda करेंगे मिनिमा के लिए. मोस्टली आपसे मैक्सिमा मिनिमा ही पूछेगा. आगे इसलिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि आपने जो पॉइंट आइडेंटिफाई किया क्योंकि इसकी इंटेंसिटीज अलग अलग हो जाएंगी तो फिर एग्जैक्टली कितना इंटेंसिटी होगा वो पता कर पाना मुश्किल होगा. तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिल सकता है. अच्छा, इसका मैंने पाथ डिफरेंस पूछा था, कुछ लोगों ने आंसर दिया है 2 mu t. सो कैन यू थिंक ऑफ कि कितना पाथ डिफरेंस आएगा. आपको रिफ्लेक्शंस भी देखने हैं एंड रिफ्लेक्शंस के रूल भी लगाने हैं. सो अब देखोगे कि यहाँ तक ये सेम जा रहा है, उसके बियॉन्ड भी सेम जा रहा है. अंदर ये ब्लू वाला म्यूटी चल रहा है और ये जो पिंक वाला है म्यूटी 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 3 म्यूटी चल रहा है. सो कैन वी से कि ये 3 म्यूटी वाज ऑफ द पिंक इनसाइड, म्यूटी वाज ऑफ द ब्लू इनसाइड. तो इनसाइड में ये अपने को दिख गया. मोरओवर आउटसाइड दे आर आइडेंटिकल. फर्दरमोर वी नीड टू वॉच कि कहीं हार्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन तो नहीं हुआ, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन तो नहीं हुआ. सो रिफ्लेक्शन आपने पिंक का यहाँ पर कराया था, ये रेयर मीडियम से था बिकॉज आउटसाइड इज एयर. फिर आपने यहाँ पर कराया, ये भी रेयर मीडियम से था विच इज आउटसाइड एयर. सो आपके पास दो रिफ्लेक्शंस हुए थे, दोनों रेयर बाउंड्री से हुए. इसलिए पिंक के पास कोई भी एक्स्ट्रा पाइप लेमडा बाई 2 नहीं आएगा. अगर लेमडा बाई 2 नहीं आता तो आप बोलोगे कि इसके अलावा कोई और रिफ्लेक्शंस हुए नहीं है और रिफ्रैक्शन में कोई पाथ डिफरेंस एक्स्ट्रा आता नहीं है. सो दिस विल बिकम योर आंसर. अब आपसे बोलेगा कंडीशन फॉर मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन. तो कैन वी से राइट कंडीशन फॉर max on the screen. So since you got the path difference, you need to claim this must be n lambda. That means twice mu t must be equal to n lambda. एक दो बार एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा, उसने बोला कि फाइंड द मिनिमम थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब सो दैट मैक्सिमा इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. म्यू की वैल्यू आपको दे देगा. मिनिमम पूछा है, इसको एन की वैल्यू अपने को मिनिमम रखनी है. यहाँ पे एन की वैल्यू जीरो नहीं रखेंगे क्योंकि जीरो रखने का सेंस नहीं बनेगा, वो फिर टी को जीरो क्लेम करेगा. तो एन की वैल्यू 1 ऑनवर्ड रखेंगे. सो अगर मिनिमम थिकनेस निकालना है तो एन को कितना चूज करने का, आई थिंक ऑब्वियस रहेगी. तो एन को 1 रखेंगे, वेवलेंथ आपको दिया गया होगा, म्यू दिया गया होगा, टी बता दोगे. दैट्स हाउ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड. अगर आप ये समझाए तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसका आप आंसर कर पाओगे प्रॉपर्ली स्लैब से रिलेटेड. तो फिर कोई क्वेश्चन देगा तो आप कर सकते हो. फ्यूचर में चल करके आपको ऐसा बोल सकता है कि एक टिल्टेड लाइट रे आ रही है, तो अगर ये थीटा होगा तो यहाँ पर हम लोग रिफ्रैक्शन निकालेंगे, यहाँ पर रिफ्रैक्शन निकालेंगे, फिर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. उसका भी ये रेडीमेड फॉर्मूला होता है, बट जनरली ऐसा कम पूछेगा टिल्टेड वाला आपके लिए, तो उसमें रहता कम है, तो उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जा रहे. इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसका आंसर बताना है. अब आपको ये क्लियर हो गया होगा व्हाई वी आर डूइंग दिस थिंग्स. ये कितना आपको लेना है वो बताएगा आपको कि एक बार रिफ्लेक्शन लेना है, 2 बार लेना है, 4 बार लेना है. जितनी बार बोलेगा आपको उतना लेने का. लेट्स से आई एम गिविंग वन एग्जांपल टू यू, मे बी लाइक दिस. लेट्स से आपके पास एक स्लैब है और आउटसाइड के मीडियम लेट्स से एक कोई मीडियम है, एयर नहीं है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया गया. ओके, इसके बाद में आपसे बोलता है कि लेट्स से क्या आपके पास कुछ लाइट रेज है. लाइट रे यहाँ से दिखाया गया कि लाइट रेज यहाँ से आ रहे हैं, ऐसा शो करेगा. और एक आपको ये कंसीडर करनी है, मैं बना देता हूँ कौन कौन सा आपको कंसीडर करना है, कितना रिफ्लेक्शन देखना है. ये फाइनली लाइट रेज आपके पास है. दिस इज टी थिकनेस. ड्रॉगर स्क्रीन कहाँ पर है, स्क्रीन आपको यहाँ कहीं दिखाया जा रहा है.
अब प्रीवियस स्लाइड के बारे में पूछ रहे थे, यहाँ पे देख लो एक बार के लिए फिर से, ये स्नैपशॉट ले लो इसका, आराम से देखते रहो। Can you please re-explain the path difference for this interference? Okay, इसका path difference मैं एक बार explain कर देता हूँ और फिर उस क्वेश्चन पे आता हूँ। वो क्वेश्चन अभी होल्ड पर है। हाँ, वो मैं बताऊंगा म्यू और उसमें क्या है, उसी के हिसाब से आपको स्टोरी बनानी होगी। इसको पहले एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या हो रहा है ना कि अब ध्यान से सुनो। ये लाइट रे जहाँ से आ रहा है वो सोर्स से आ रहा है, ये पैरेलल आ रहा है, इसका मतलब वो बराबर डिस्टेंस चल रहा है। पाथ डिफरेंस का मतलब डिफरेंस इन पाथ, इसका पाथ लेंथ, इसका पाथ लेंथ बराबर है। नाउ यू विल फाइंड कि व्हेन यू आर गोइंग टू गो डाउन साइड दिस स्लैब, दोनों के पास बराबर है, तो बात पाथ बराबर हुआ, पाथ डिफरेंस कितना जाएगा? 0। कहाँ पर पाथ डिफरेंट हो रहे हैं? अंदर भी देखो, अंदर भी देखो, ये दोनों बराबर चल रहे हैं, तो आप बोलोगे कि ये दो बराबर चले, इसका मतलब इन दोनों का कोई पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। फिर आपको देख पता चलेगा कि ये जो कलर है, ये कलर अपना एक्स्ट्रा चल रहा है। कितना एक्स्ट्रा चल रहा है? टी डिस्टेंस इधर, टी डिस्टेंस इधर, दैट मीन्स 2t चल रहा है, लेकिन ये किसी मीडियम में चल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ऑप्टिकल डिस्टेंस जो होती है म्यू टाइम्स ज्योमेट्रिकल डिस्टेंस होती है। तो ज्योमेट्रिकली ये टी चल रहा था, फिर टी चल रहा था, दैट इज 2t। ऑप्टिकली कितना चलेगा? ऑप्टिकली चलेगा म्यू टाइम्स 2t। तो टोटल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 म्यू टी। मैंने कैसे लिखा? मैंने ये अंदर वाले पिन को पहले तीनों को ऐड किया और इसको 1 किया, दोनों को फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो 3 म्यू टी माइनस म्यू टी इज इक्वल टू 2 म्यू टी। ये पाथ डिफरेंस हो गया। एक बार पाथ डिफरेंस समझता है तो फिर उसको मैक्सिमा और मिनिमा बता सकते हैं। ये मैंने जो कंडीशन बताई वो मैक्स की है, मिन की बोलेगा, यू नो दैट। नाउ यू कैन कम टू दिस क्वेश्चन। बोलता है इफ मीडियम इज डेंसर देन द स्लैब देन फाइंड पाथ डिफरेंस। किसका पाथ डिफरेंस? जो इंटरफियरिंग वेव्स है उनका पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस ऑफ इंटरफियरिंग लाइट्स। अगर आपने ये आंसर सही से दिया, इसका ये मतलब हो जाएगा कि आप पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो स्लैब से भी। सभी लोग को ट्राई करना चाहिए। फोर म्यू टी लैम्डा बाई 2 एक आंसर आ रहा है और 2 लैम्डा भी आ रहा है। यहाँ पे मैंने एक ही कलर को यूज किया, बट यू कैन थिंक ऑफ कि क्या चल रहा है। 4 ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं। सो कैन यू थिंक ऑफ कि यहाँ से लेकर के ये और ये पूरा इस कैंसिल आउट हो गया, जो भी है वो ये। सो दूसरा वाला लाइट रे, अगर इसको आप 1 देते हो ना, इसको 2 देते हो, तो आप बोलोगे सेकेंड ज्यादा ट्रेवल कर रहा है, सेकेंड ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। और सेकेंड कितना ज्यादा ट्रेवल कर रहा है? एक ये टी चला होगा एक्स्ट्रा, एक ये टी एक्स्ट्रा होगा, एक ये टी एक्स्ट्रा होगा, एक ये टी एक्स्ट्रा होगा। इसका मतलब 4 टाइम्स टी एक्स्ट्रा जा रहा है। तो पाथ डिफरेंस में हम ऐसा लिख सकते हैं x2 माइनस x1 ज्योमेट्रिकली। फिर आपको पता चला 4t है, तो म्यू टाइम्स 4t या 4 म्यू टी। 4 म्यू टी तो आपको देख करके पता चल रहा है, तो ऑप्शन आपको 4 म्यू टी देगा। फिर बाकी ऑप्शन में क्या करेगा वो? लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 3, लेमडा बाई 4 और 2 लेमडा, इस तरह के रिलेशन बनाएगा, प्लस माइनस एंड ऑल दैट। सो वो जो लेमडा वाला कॉन्सेप्ट है वो क्रिटिकल है, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लास्ट क्लास में भी बोला था। सो आप देखोगे कि जो फर्स्ट वाला था इस पे रिफ्लेक्शन से या रिफ्रैक्शन से कोई एक्स्ट्रा नहीं आया होगा। सेकेंड वाले पे देखते हैं। सिंस इसने बोला मीडियम डेंसर है, तो जब कभी मीडियम वाली बाउंड्री पे जाएगा तो लेमडा बाई 2 उसको मिलेगा। तो आप देखोगे कि ये जो पहला ये रिफ्लेक्शन है,
ये λ/2 देगा। फिर ये रिफ्लेक्शन जो हुआ है ये भी λ/2 देगा एक्स्ट्रा। क्यों? बिकॉज यू कैन थिंक ऑफ कि कुछ तो हो रहा है, डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर यहाँ पर आओगे, यहाँ पर भी अपने को λ/2 मिलने वाला एक्स्ट्रा। फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, λ/2 मिलने वाला एक्स्ट्रा। सो जो दूसरा लाइट रे मैंने बनाया है, इट इज रिफ्लेक्टिंग इनसाइड 4 टाइम्स एंड every time it is reflecting from a denser medium. Every time it is reflecting from a denser medium. So since ये हर बार denser medium से लग रहा है तो λ/λ/λ/λ/2 करके 4 टाइम्स आएगा। और ये वही लीड कर रहा था, उसी के पास एक्स्ट्रा आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 4 टाइम्स λ/2। डन। और इसके बाद अपना ये आंसर हो गया। सो ऐसा कोई ऑप्शन दिया होगा 4 mu t plus 2 lambda, दैट बिकम्स योर आंसर। और भी क्या चेंज कर सकता है कि ऊपर का मीडियम अलग है, नीचे का मीडियम अलग है, ऐसा भी बोल सकता है। तो नहीं, नॉट टू वरी। अगर दोनों डेंसर हैं तो यही आंसर आएगा। अगर कोई रेयरर हो जाएगा, सपोज कर लीजिए नीचे वाला रेयरर हो जाता है, तो फिर λ/2 का ये 2 वाला फैक्टर हटा देते। सो रेयर, डेंसर, मीडियम अपने को देखना है, उसके हिसाब से अपने को एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस भी देना है, और साथ ही साथ जो ज्योमेट्रिकली या ऑप्टिकली आ रहा। अब आपसे पूछता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमा ऑन द स्क्रीन फॉर दीस लाइट रेज, से दिस नंबर मस्ट बी इक्वल टू n लैम्डा। सो आज अपने को पता चल जाएगा। गॉट इट। इंटरफेरेंस आप देख सकते हो, उसकी कंडीशन मिला, उससे पहले वाले सारे केस आपने देखे। और वाईडीएससी को वी हैव गिवन 2 and more than 2 lectures and it's quite important for exams। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर वाईडीएससी या सुपरपोजिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट अभी भी परसिस्ट कर रहा है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं और अदर एस्पेक्ट्स ऑफ वेव समझते हैं लाइट के। जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बेसिक है, बेसिकली इसको पहले भी बताया जा सकता था, तो मैंने इंटरफेरेंस इसलिए पिक किया क्योंकि आप वेव पढ़ चुके थे तो समझने में आपको आसानी रही होगी। नो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी थी जो लाइट की लाइट को जो पहली बार प्रपोज किया था वेव जैसा, वो हाइजेन वेव थ्योरी ने किया था। सो दिस वाज द फर्स्ट थ्योरी दैट केम इन सपोर्ट ऑफ वेव। As you know, people do not consider this light to be a wave. So Huygens was the first to propose कि ये wave होता है, और दिया बेसिक आइडिया जिसके अपने को समझना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ भी जाता है, उसका जो बेसिक एस्पेक्ट है। सो इन्होंने कुछ पॉइंट्स बोले थे। जब लोगों को ये पता था कि अगर यहाँ पर बल्ब रखा है, आपने उसको ऑन किया तो कुछ ऐसा जाता होगा, ऐसा कुछ जाता है जिससे कि आईज को सेंसेशन होता है एंड आईज आर एबल टू सी सम ब्राइटनेस एंड व्हाट दैट थिंग इज गोइंग, उसके बारे में भी डिटेल्स नहीं पता थे। फिर जो भी प्रोपोगेट कर रहा था उसको उन्होंने कहा कि ये वेव प्रोपोगेट करता है। किस तरह से वेव प्रोपोगेट करता है उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। उनका एक्सप्लेनेशन काफी इंपॉर्टेंट है और उसके कुछ पॉइंट्स को हम समझते हैं। इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी सोर्स अपने पास है, कोई भी सोर्स अपने पास है, तो ये प्राइमरी सोर्स होता है हमारी लाइट का। ऑफ कोर्स अगर सोर्स है तो वही प्राइमरी सोर्स होगा, सारी लाइट वही से आ रही होगी। और जब ये लाइट है ये वेव के फॉर्म में आगे बढ़ रहा होता है। सिंस ये वेव के फॉर्म में बढ़ रहा होता है और तो बेसिकली सम फिजिकल क्वांटिटी है जो वाइब्रेट करती है, ऑसिलेट करती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वेव इज नथिंग बट अ डिस्टरबेंस ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। उस समय इनको ये नहीं पता था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जो वाइब्रेट करती है। उन्होंने कहा कुछ भी है जो तो वाइब्रेट करता ही है, और उस बेसिकली वो डिस्टरबेंस है, जो डिस्टरबेंस है वो प्रोपोगेट करता है। आपने वेव में ही पढ़ा होगा कि अगर पॉइंट सोर्स लेते हैं तो कुछ वेव फ्रंट जिसको कहते हैं, वो बेसिकली उन्होंने वेव फ्रंट को ही बोला कि जो लाइट रे है, ये जो लाइट्स है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में आगे चलते हैं। अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स है देन यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग कि पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट आता है वो स्फेरिकल आता है। अगर मीडियम हमारा होमोजीनस है तो लाइन सोर्स होएगा तो वो सिलेंड्रिकल आएगा। यू रिमेम्बर, लोग बात कर चुके हैं वेव में।
और अगर हमारे पास प्लेन सोर्स होगा तो फिर वो प्लेन वेव फ्रंट आते हैं। ये पॉपुलर वेव फ्रंट्स हैं, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल एंड प्लेनर। ना ये वेव फ्रंट्स किस तरह से एक वेव फ्रंट से दूसरे वेव फ्रंट में कैसे पहुंच जाते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि अगर अपने पास ये सोर्स है और लेट्स से कि एक वेव फ्रंट ये आ गया है, किसी भी इंस्टेंट पर ये वेव फ्रंट अपने को दिख रहा है। वेव फ्रंट होता क्या है? अगर आपको याद दिलाऊं मैं, तो वेव फ्रंट ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो सेम फेस पर जिनके मॉलिक्यूल्स या फिर जो फिजिकल क्वांटिटी है वो सेम फेस पर वाइब्रेट कर रही होती है। सो कलेक्शन ऑफ इन द सेम फेस, दैट्स कॉल्ड वेव फ्रंट। So Huygens said that this is a primary source and all the points on the wavefront, all the points on the wavefronts. एक वेवफ्रंट में कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनेटली मैनी। ये कंप्लीट वेवफ्रंट नहीं है, एक छोटा सा पोर्शन बनाया गया है। सो हाइजेन की थ्योरी वाज यूजफुल कि अगर आपको एक वेवफ्रंट पता हो तो आप दूसरा वेवफ्रंट बना सकते हो। उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने कहा ऑल द पॉइंट्स ऑन a wavefront behaves like an independent source. So ये आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, और अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो दैट्स आल्सो अ सोर्स ऑफ लाइट। इट इज गोइंग टू इमिट लाइट एज एन इंडिपेंडेंट सोर्स। Similarly, the next point, this is also going to be behaving like an independent source of light. So that means all the points of these wavefronts are independent source of light. और ये क्या करते हैं? ये फिर से लाइट को इमिट करना स्टार्ट करते हैं, जैसे इसने इमिट करना स्टार्ट किया था, और ये सभी इमिट करना स्टार्ट करते हैं। मैंने ऐसा कोई रफ जैसा बनाया, बस उसकी इंटेंशन आपको समझनी है कि एक पॉइंट सोर्स से हम इनफाइनेटली पॉइंट सोर्स क्रिएट करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। सो जहां पर लाइट फॉल करती है वो एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट बनता है, और सिंस वो भी एक पॉइंट सोर्स है तो वो भी एक स्फेरिकल वेवफ्रंट्स को रिलीज करेगा। और फिर क्या होता है कि इन सभी के वेवफ्रंट्स का कॉम्बिनेशन नेक्स्ट वेवफ्रंट होता है। फिर इसके सभी पॉइंट्स अगेन सोर्स जैसा काम करेंगे, वो भी लाइट को इमिट करेंगे, और उनका कंबाइन वेवफ्रंट बनेगा तो नेक्स्ट वेवफ्रंट को बनाएगा, और इस तरह से ये वेवफ्रंट्स बनते हुए चले जाते हैं। समझने में थोड़ा सा और लग रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे तो समझ में आएगा कि ये जो इंडिपेंडेंट वेव सोर्सेज बनते हैं लाइट के, और उनके कॉम्बिनेशन से हमको नया वेवफ्रंट मिलता है, और जिसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि ये स्फेरिकल वेवफ्रंट बन रहे हैं। नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये होगा, और ये जो नए सोर्स बन रहा है उनको हम बोलेंगे ये सेकेंडरी सोर्स है। तो हर सोर्स को हम लोग सेकेंडरी सोर्स नाम देंगे। उसके आगे भी जो बनेगा वो भी हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स है, तो बाकी सब सेकेंडरी सोर्स हमारे लिए बनते रहेंगे। जो प्राइमरी सोर्स है उसकी वजह से ये जो सेम फेज वाले कर्व आ रहे हैं उसको बोलेंगे वेव फ्रंट, और इसकी वजह से जो वेव फ्रंट्स बनेंगे उनको बोलेंगे वेवलेट्स। सो वेवलेट्स आर व्हाट? वेवलेट्स आर वेव फ्रंट क्रिएट जनरेटेड और प्रोड्यूस्ड बाय सेकेंडरी सोर्सेज। और वेव फ्रंट्स क्या है? Wave fronts are those wave fronts, collection of same phase particles produced by the primary source. तो ये मैंने कुछ बोला है, आपको कुछ कुछ समझा नहीं भी, तो मैं इनको लैंग्वेज में लिखता हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से ये सेकेंडरी सोर्स मिल करके वेवलेट्स जनरेट करते हैं और ये वेवलेट्स वेव फ्रंट को बनाते हैं। सो यहाँ पे कुछ एक दो पॉइंट्स लिख देता हूँ जो आपके काम करेंगे। हाइजेन was the first person to propose wave theory of light. So इनका इम्पोर्टेंस इस बात पर भी है कि ये पहले पर्सन थे जिन्होंने लाइट को प्रपोज किया कि ये वेव है। देन आफ्टर दूसरा पॉइंट हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि इनका एक ड्रॉबैक था, कई बार वो ड्रॉबैक भी आपसे पूछ लेता है। इन्होंने ये बोला कि जो लाइट है ना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। सो ही एज्यूम्ड, और हाइजेन assumed, इनके पास कोई प्रूफ नहीं था, so assumption was that light is longitudinal wave, which later was corrected.
which was corrected later by an experiment. कौन सा मैंने आपको बता रखा है by concept of polarization, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, by polarization concept और experiment. सो ये बाद में करेक्ट किया गया और करेक्ट करने के बाद लॉन्गिट्यूडनल को किसमें माना गया? ट्रांसवर्स में माना गया. तो आपसे कोई पूछ सकता है समझ कि हाइजेंस के अकॉर्डिंग लाइट किस तरह का वेव था, तो वी आर गोइंग टू से कि ये लॉन्गिट्यूडनल था. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. दूसरा पॉइंट हम लोग कुछ समझ सकते हैं. अभी मैंने जो बोला कि हाँ सोर्स वाली स्टोरी, उसको भी लिखता मैं. सो कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, लाइट सोर्स is primary source and all the points on wave fronts. मैं wave fronts को डायरेक्टली यूज कर ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसके बारे में जानते हैं. And all the points on wave fronts are independent source of light known as secondary source. उनको हम लोग सेकेंडरी सोर्स बोलेंगे. इंडिपेंडेंट होते हैं. इसका मतलब है लाइट किसी भी पार्टिकल पे या लोकेशन पे आती है ना, पार्टिकल पे, तो वो पार्टिकल भी हमारे लिए लाइट सोर्स का काम करता है और फिर उसका सोर्स से कोई कनेक्शन नहीं होता है. ये हमारे लिए इंडिपेंडेंट सोर्स होता है. लाइट is produced by these secondary sources propagates in form of wavelets. So wavelets are basically wavefronts of the secondary sources. Wavefront क्या होता है आपको पता है, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. Wavefront basically collection of all the particles और positions जो सेम फेज पर वाइब्रेट करते हैं. A wavefront is सरफेस भी हो सकता है. जनरली वो सरफेस ही होता है, जैसे स्फेरिकल सरफेस का और सिलेंड्रिकल सरफेस, प्लेन सरफेस की हम लोग बात करते हैं. लाइन भी हो सकता है. अ वेव फ्रंट इज कलेक्शन ऑफ सेम फेज पार्टिकल्स. और जो वेव फ्रंट होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आपको याद है. वेव फ्रंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, या फिर वेलोसिटी जो वेव की होती है वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है. ये भी छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वेव वेलोसिटी is perpendicular to wavefront at any location. At any location. These are some basic points जो wave Huygens की wave theory के लिए important है, और इसी को यूज करके हम लोग आगे भी समझने वाले हैं. वेव का प्रोपगेशन चल रहा होता है एज पर द Huygens, और ये वैलिड भी है. फिर उन्होंने क्या किया कि सिंस एक्सेप्टेबिलिटी कम थी, सो इन्होंने ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसको प्रूफ करके दिखाया इन कॉन्सेप्ट को यूज करके. तो इस थ्योरी को यूज करके रिफ्लेक्शन के जो लॉज है उनको प्रूफ किया, और एक बार उसका प्रूफ आया तो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी. बाद में मैक्सवेल ने जब इसको वेव के लिए इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट दिखाया,
इंटरफेरेंस इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि आपने पढ़ा था इंटरफेरेंस पार्टिकल्स नहीं शो करते हैं, इंटरफेरेंस केवल वेव शो करते हैं। और लाइट ने भी इंटरफेरेंस शो किया क्योंकि वाईडीएससी में आपने देखा कि ब्राइटनेस बढ़ गई, कम हो गई। इसका मतलब है लाइट मस्ट बी अ वेव बिकॉज इंटरफेरेंस कैन नॉट बी शोन बाय द पार्टिकल्स। सो ये जो एक्सपेरिमेंट था वाईडीएससी इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसने लाइट को वेव प्रूफ करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और फिर उससे क्या हुआ कि ये हाइजेंस की थ्योरी उसको सपोर्ट भी मिला। हाँ, ये ड्रॉबैक था कि इन्होंने लॉन्गिट्यूडनल एज्यूम किया बिकॉज उनके पास कोई ज्यादा ये था सपोर्ट था नहीं एक्सपेरिमेंटल। सो बाद में इसको करेक्ट किया गया पोलराइजेशन से। नोट कर लिया होगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से वेव चल रहा होता है। सो लेट्स से कि अपने पास एक सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट स्फेरिकल होते हैं, अपने को पता है। अनलेस से कंसीडर कि इसका जो वेव फ्रंट है एक ये, let's use different color, this one, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। और अगर आप पूरा ना देखना चाहें तो इसका छोटा सा पोर्शन देखते ही है। अब अपने को अगर नेक्स्ट वेव फ्रंट पता करना है, नेक्स्ट वेव फ्रंट पता करना है, तो हम नेक्स्ट वेव फ्रंट पता करते हैं इनकी थ्योरी को यूज करके। कैसे? और ये अपने को समझना है क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा, वो आपको एक वेव फ्रंट देगा और फ्यूचर वाला वेव फ्रंट आपसे पूछेगा। सो अपने को ये मान के चलना कि ये सोर्सेस का कलेक्शन है। यहाँ पर कितने सोर्सेस होंगे? इनफाइनेटली मैनी होंगे। हम लोग कुछ ले लेंगे तो उससे अपना काम चल जाएगा। पॉइंट्स दिखाया और these all 4 points are independent source of light। ना अगर ये इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट है तो ये उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से एस का बिहेव कर रहा था। यहाँ पर एक लाइट ऐसे निकला होगा, फिर ये एक वेव फ्रंट, फिर एक ये वेव फ्रंट, फिर ये बना होगा जिसपे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, फिर आगे बनेगा, ऐसा जाता है। यू विल फाइंड कि उसके भी जो सेकेंडरी सोर्स है वो भी कुछ ऐसे चल रहे होंगे। तो इसका भी एक लाइट यहाँ से निकलेगा, फिर ऐसा निकलेगा, फिर ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, सिमेट्रिकली रहेगा। और साथ ही साथ आप पाओगे कि इससे भी जा रहा होगा। वॉइस इज क्रैकिंग, इज दैट? आपको सुनना पड़ेगा कुछ डिस्टर्बेंस, तो मैं इसको रेक्टिफाई करता हूँ। इट्स मोर लाइक थ्योरेटिकल। ओके, वेट अ मिनट देन। अभी इंप्रूव हुआ होगा। इज इट ओके नाउ? वॉइस इज क्रैकिंग। व्हाट अबाउट नाउ? अभी स्मूथ जा रहा हो तो हम लोग आगे बढ़े। वो नेट का फ्लक्चुएशन है, आई कैन थिंक ऑफ। Okay, wait a minute. Let me switch to the another network. Just wait a minute. अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा और साउंड भी अगर प्रॉपर आ रहा है तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता। So is there any improvement? Can we proceed with this status?
बीच बीच में हो रहा है। हाँ, वो बीच बीच में नेट का फ्लक्चुएशन आता होगा, उसी की वजह से हो रहा होगा। अभी साउंड और स्क्रीन दिख रहा है, दोनों साउंड प्रॉपर सुनाई दे रहा है। व्हाट इज द स्टेटस? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, स्क्रीन का भी कोई इशू तो नहीं है? सो कैन आई कैरी? ये सोर्स बोला था प्राइमरी, ये वेव फ्रंट बोला था, बेटर हुआ है। ठीक है, थैंक यू। सो व्हाट आई सेड कि ये प्राइमरी सोर्स है, उससे सेकेंडरी सोर्स बनेंगे। सेकेंडरी सोर्स के अपने वेव फ्रंट्स आएंगे, इसके भी वेव फ्रंट्स आएंगे, जिनको हम लोग वेवलेट कहेंगे। उनका सुपर पोजिशन देखना है। तो मैं आपको समझाता कि अगर आपको क्या करना है, इसके आगे का वेव फ्रंट, तो आप देखोगे कि यहाँ से कुछ इस तरह से वेव फ्रंट्स अपने डिजाइन करने होंगे। एक ये वेव फ्रंट आएगा, एक ये वेव फ्रंट आएगा, एक ये वेव फ्रंट आएगा। अगर आपने कितना टाइम वेट किया, उसके हिसाब से वो वेव फ्रंट्स मिलेंगे। तो emitting a light, then this, ऐसा। नेक्स्ट को देखोगे तो वो भी अपने स्फीयर्स बनाएगा, फर्दर वाला भी अपने स्फीयर्स बनाएगा। अगर आप एक टाइम पर वेट करोगे एक लोकेशन पर, तो आपको कुछ ऐसा नजर आने वाला है कि इस ये पार्टिकल सेम फेज पर होगा, जो ये फेज पर सेम फेज पर होगा, ये भी सेम फेज पर होगा, ये भी सेम फेज पर होगा। क्यों? क्योंकि दे आर बीइंग क्रिएटेड बाय आइडेंटिकल सोर्सेस। सोर्सेस एक ही टाइम पर स्टार्ट होते हैं। तो जितने टाइम पर ये फर्स्ट का ये ऊपर पहुंचा होगा वेव फ्रंट, सेकंड का भी उतने टाइम पर ऊपर गया होगा, थर्ड का भी उतना ही टाइम मिला होगा, सबको मिला होगा। अगर आप इन सभी केवल मैंने 4 पॉइंट्स दिखाए हैं, आप देखोगे यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आएंगे। सरफेस ऐसा मिलेगा, ये वाला सरफेस। और ये सरफेस जो बना होगा वो बाकी सभी के वेव फ्रंट के कॉम्बिनेशन से मिल करके बना होगा। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि आपके पास एक जो वेव फ्रंट पता था वो ये 1 वाला था, आपने कौन सा डिजाइन कर दिया? 2 वाला। दैट मीन्स लाइट जो इस लोकेशन पर थी, वो इन्होंने बताया। सो लाइट अगर इस तरह से जा रहा था, so from one location how it reaches to the second location, it is reaching at the second location। तो बेसिकली हाइजेन का कहने का वेव फ्रंट है, वो एस का वेव फ्रंट तो बन ही रहा है, लेकिन डायरेक्टली एस से नहीं बना है, उसके सेकेंडरी सोर्सेस से मिलकर के बना हुआ है। और ये जो सेकेंडरी सोर्सेस से मिलकर के बना हुआ है, तो ये अपने को नेक्स्ट वेव फ्रंट पता चल जाता है। Something needs to be done for this cracking stuff. आपको स्क्रीन दिख रही होगी, आप इसको नोट करो, फिर मैं एक बार री एक्सप्लेन करता हूँ। सर यस। सर ये जो वेव फ्रंट की जो इंटेंसिटी वो बढ़ेगी या कम होगी? वेव फ्रंट्स की इंटेंसिटी कैसे बदलेगी? आपको याद होगा कि हम लोगों ने वेव चैप्टर में इनकी इंटेंसिटीज के बारे में बात किया हुआ था। 1 मिनट बाद मैं बोलता हूँ। हाँ, अभी जो वेव फ्रंट के केस में वेव के केस में हम लोगों ने बात किया था कि जो लीनियर पॉइंट सोर्स का इंटेंसिटी कैसे चेंज हो रहा होता है। तो यू रिमेम्बर कि पॉइंट सोर्स का इंटेंसिटी 1/r² से चेंज हो रहा होता है। डू यू रिमेम्बर दिस स्टफ?
या फिर मैं इन सारे पॉइंट्स को फिर से लिख के बताऊं आपको? हाँ सर, याद आया? एक लाइन सोर्स के लिए बताया था इंटेंसिटी कैसे जाती है, तो लाइन सोर्स की इंटेंसिटी 1/r से जा रही होती है। प्लेन सोर्स के लिए क्या रहता है, ये कांस्टेंट रहता है। तो इंटेंसिटी कैसे चेंज हो रही होती है, जो हम लोगों ने वेव फ्रंट्स तीनों पढ़े हुए उनको याद रखना है। सो वेव चैप्टर में जो वेव फ्रंट पढ़ा था उसको आप रिवाइज कर लेना। स्लोली मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइमरी सोर्स इज S, देन देयर इज अ वेव फ्रंट 1, कोई भी एक वेव फ्रंट आपने चूज किया। इस वेव फ्रंट के सभी पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स आर गोइंग टू बिहेव लाइक सेकेंडरी सोर्स। हो सकता है S1 है, S2 है, S3 है, S4 है, केवल मैंने 4 पॉइंट्स लिए हैं। देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये सभी के सभी पॉइंट क्या कर रहे होंगे, सोर्सेस का काम कर रहे होंगे, जिनका भी वेव फ्रंट बनेंगे। ना इसका वेव फ्रंट मैंने केवल ऊपर वाले लिए हैं, डाउन साइड वाले नहीं लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं। अगर हमको इसके पहले वाला निकालना होता तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ t इक्वल टू 0 पर अगर आपको वेव फ्रंट दिया गया है तो t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या आएगा वो हम बना सकते हैं आगे के लिए। अगर आपसे पूछा जाए t इक्वल टू 0 माइनस, यानी उस इंस्टेंट से जस्ट पहले कैसा रहा होगा, तो आप इस तरफ वेव फ्रंट को ड्रॉ करें, इस तरफ वेव फ्रंट को ड्रॉ करें, इस तरफ वेव फ्रंट को ड्रॉ करें, फिर देखोगे आपको ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा। सो ये जो सरफेस मिलेगा दैट विल बी टेंजेंट्स का कलेक्शन होगा जो सेम फेस पर वेवलेट्स थे। सो सिंस हमने फॉरवर्ड ड्रॉ किया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट्स ड्रॉ किए सेकेंडरी सोर्सेस के, और ये जो वेव फ्रंट्स इनको वेवलेट कहते हैं। सो वेवलेट्स क्या हैं, जो सेकेंडरी सोर्स के डिस्टर्बेंस से सेम फेज वाले होते हैं उनको वेवलेट्स कहते हैं, और जो प्राइमरी सोर्स का उनके कलेक्शन से बनता है उसको वेव फ्रंट कहते हैं। तो क्या आपको ये समझ में आ सकता है कि वेव फ्रंट इज नथिंग बट वेवलेट्स, और वेवलेट्स जैसे कलेक्ट होते हैं उनका सेम, इससे पहले वाले अगर इसको ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर भी बनेगा, क्योंकि वो सारे फेज वाले एक दूसरे से मिलकर के एक सरफेस बना रहे होंगे। उससे पहले भी एक सरफेस बना रहे होंगे, उसके बाद में भी एक सरफेस बनाएंगे, और जैसे ये टू सरफेस रेडी होता है तो इसके सभी पॉइंट फिर से सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे। उनकी अपनी वेव फ्रंट्स आएंगे, उनके कलेक्शन से नया वेव फ्रंट आएगा, फिर नया आएगा, फिर नया आएगा, फिर इस तरह से वेव फ्रंट बनते चले जाते हैं। तो दिस इज हाउ द लाइट प्रोपोगेट्स, व्हाट हाइजेन हैज एक्सप्लेन्ड। एक दो और एग्जांपल मैं बताता हूँ और फिर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम लोग जंप करेंगे। साउंड आपको सुनाई देता रहे, दैट्स कंसर्न, बाकी फिर आप सीख जाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेट्स से दिस वाज एन एग्जांपल 1 पॉइंट सोर्स के लिए। कंसीडर एग्जांपल 2 लाइन सोर्स के लिए। लेट्स से अपने पास ये लाइन सोर्स था, काफी बड़ा सोर्स था। सो अगर ये लाइन सोर्स है तो आप देखोगे कि इसका जो वेव फ्रंट आएगा वो सिलिंड्रिकल आएगा, सिलिंड्रिकल आएगा। सो ये थोड़ा ड्रॉ करना भारी गिरेगा, तो हम लोग लाइन सोर्स ना लेकर के प्लेन सोर्स ले लेते हैं। प्लेन सोर्स, आप लाइन सोर्स को भी रिलेट कर पाओगे, तो एक काइंड ऑफ प्लेन है। इसको हम 3D में दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको और भी ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये प्लेन सोर्स है, दैट मीन्स यहाँ पर कितने सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारे सोर्सेस हैं, ओरिजिनल सोर्स है। और अगर उनको एक साथ आप रीड करते हो तो आपको एक प्लेन सोर्स नजर आता है। यू अंडरस्टूड कि इसका जो वेव फ्रंट आएगा तो वो प्लेन के फॉर्म में आगे जाएगा, ऐसा हम लोगों ने कभी बात किया था। सो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हो सकता है कि आपको इसका वेव फ्रंट ऐसा नजर, अब इस वेव फ्रंट पे लाइक करने वाले सारे के सारे पॉइंट सोर्स का काम करेंगे। दैट मीन्स जो फ्यूचर वाला वेव फ्रंट आएगा वो ओरिजिनल को भूल जाएगा। दैट मीन्स फ्यूचर का वेव फ्रंट को ये पता नहीं होगा कि
जिससे ये वेव फ्रंट बन रहा है वो किससे प्रोड्यूस हुआ है। सो यूल फाइंड कि इससे जो लाइट रेज आएंगी वो भी प्लेन के फॉर्म में आगे आएंगी और ये अपने लिए सोर्स का काम करेगा, सेकेंडरी सोर्स। और फिर इसका इसका वेव फ्रंट कैसा आएगा, जैसा इसका वेव फ्रंट आया इसका वेव फ्रंट आ जाएगा, तो अगला प्लेन आ जाएगा, उसके बाद अगला प्लेन आ जाएगा, उसके बाद अगला प्लेन आ जाएगा और ये प्लेन के फॉर्म में ऐसा प्रोपगेट करेगा, मूव करेगा। यहाँ स्फीयर के बाद स्फीयर आते हैं, वहाँ प्लेन के बाद प्लेन आएंगे, उधर सिलेंडर के बाद सिलेंडर आएंगे और उनके कॉम्बिनेशन से बनता है। Now it's irritating that every time sound is not going proper. So whatever I'm supposed to tell you, I don't know how much you are getting. Okay, let me check the speed, how much that's going. Normally it works well. इसको आप कॉपी करो। Now sometimes what may happen कि आपके साइट पर भी कुछ इश्यूज होंगे तो उसकी वजह से ऐसा होता है, और इधर भी इशू हो सकता है, नो डाउट। It's going proper. क्या किसी को सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रहा हूँ और दिखाई दे रहे हैं? अगर मेजॉरिटी को दिख रहा है तो हम लोग कैरी। I don't know where the glitch is, if at all. हाँ, कुछ लोगों को ऑडिबल जा रहा है। सो अगर आपको इशू आ रहा है तो आप एक बार रिफ्रेश करके रिजॉइन कीजिए, आई मीन रिजॉइन करेंगे तो चलेगा। नाउ पॉइंट सोर्स से किस तरह से वेवलेट्स बनते हैं, सेकंड प्लेन सोर्स से, लाइन सोर्स से, वो सब हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। अगर अपने को वेव फ्रंट दिखाना होता है तो किस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं वो भी मैं बताता हूँ। लाइट रेज और वेव फ्रंट को कनेक्ट करते हैं। लेट्स से अगर अपने पास ये डायरेक्शन दी गई है, ऐसा बोलता है कि ये बीम ऑफ लाइट है, बीम ऑफ लाइट। सिंस हम लोग रे डायग्राम के बारे में जानते हैं कि रे डायग्राम कैसे, तो उसको हम वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है तो इसके वेव फ्रंट्स कैसे आएंगे? तो वेव फ्रंट ये बेसिकली वेलोसिटी की डायरेक्शन बता रहा होता है। वेव फ्रंट हर एक पॉइंट पर क्या होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। और सिंस ऐसी लाइंस रेज कैसे जा रहे होंगे, इनफाइनाइटली मैनी जा रहे होंगे, तो अगर हम इनफाइनाइटली मैनी लाइट रेज को ड्रॉ करते हैं तो बहुत क्लोज क्लोज बाई आएंगे। दिखाने के लिए हम एक दो दिखाते हैं, बट बेसिकली दे आर इनफाइनाइटली मैनी लाइट रेज। और आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर इन्हीं के किसी एक लोकेशन पर सभी लाइंस के परपेंडिकुलर ड्रॉप किए जाएं, परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ किए जाएं, तो वो नॉर्मल मिलकर के एक सरफेस बना देंगे ऐसा, हर एक का नॉर्मल। तो जब आप हर एक का नॉर्मल देखोगे तो आपको एक प्लेन नजर आएगा। तो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी लाइक प्लेन वेव फ्रंट। एक ये प्लेन है, दूसरा ये प्लेन है, तीसरा ये प्लेन है, चौथा ये प्लेन है। सो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू शो लाइक दिस। तो हम लोग इस तरह से दिखा दिया करेंगे कि ये एक वेवलेट, ये वेव फ्रंट जा रहे हैं, ये वेलोसिटी है। सो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इक्विवेलेंट टू शो लाइक दिस। नाउ ये बीम है, लाइट रेज है, जबकि ये क्या है, वेव फ्रंट्स है। तो दिस इज बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट रेज, जबकि ये क्या है, वेव फ्रंट है। सो या तो आपको रे डायग्राम में दिखाएगा तो लाइट रेज दिखाएगा, वेव फ्रंट के फॉर्म में दिखाएगा तो ये बताएगा। क्या आप इमेजिन कर पाओगे कि अगर हमारे पास जो बीम ऑफ लाइट है वो ऐसा हो, डाइवर्जिंग, तो वेव फ्रंट कैसा नजर आएगा? क्या अभी भी ये प्लेनर आएगा या कुछ और आएगा? सो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है
तो हर पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना, हर पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना, और एज्यूम कि वो बहुत डेंसली लोकेटेड है। तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो क्या कुछ ऐसा नजर आएगा? यस, क्या वो आपको वेव फ्रंट ऐसे नजर आएंगे कि किसी एक पॉइंट सोर्स से आ रहा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट जैसा नजर आएगा, और किधर जाता हुआ नजर आएगा? फॉरवर्ड जाता हुआ नजर आएगा। So that means diverging light beam is equivalent to spherical wave fronts. You can catch that. और ऐसा बनाया जाए, एक दूसरा और बनाते हैं, मोस्टली इन्हीं में से अपने को यूज करना होता है। Converging. Then in terms of wavefront, how it's going to look like? तो आप देखोगे यहाँ पे नॉर्मल, 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 तो क्या ये इस तरह से दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। सो यू विल फाइंड कि इसका जो अपने को वेव फ्रंट दिखने वाला है वो स्फेरिकल आएगा और ऐसा आएगा, एंड वेयर इट इज गोइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन। तो ये वाईफाई का साइन होता है, कुछ वैसे ही दिख रहा है, क्योंकि हम लोग पूरा नहीं दिखा रहे, उसका पोर्शन दिखा रहे हैं। तो ये जो वेव फ्रंट है वो बेसिकली पैरेलल बीम ऑफ लाइट के बारे में बात करता है, और कैसे ड्रॉ करना होता है। एक रूल को याद करते हैं, कौन सा रूल है वो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। वेव वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट एट एनी लोकेशन। तो अगर वेव वेलोसिटी पता हो, क्योंकि रेस हमको वेलोसिटी पता होती है, तो जिस पॉइंट पे ड्रॉ करना वहां पे सभी के नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे तो पता चल जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, पहले क्वेश्चन कराता हूँ फिर देता हूँ। तो सपोज कर लीजिए आपको ऐसा बोलता है कि आपके पास प्लेन मिरर है, मे बी लाइक दिस, हॉरिजॉन्टली रख देते हैं, एंड आपसे बोलता है कि इस पे लाइट रेज या फिर वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है या फिर लाइट है, वेव फ्रंट ना बोल करके लाइट भी बोल सकता है। So in case this is indicating incident light ray. So reflected wave front कैसा आएगा वो अपने को बताना है। तो बोलेगा draw reflected wave front। वो 3-4 ऑप्शन बना के दे। So पहला तो अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आने वाला है, क्या वो स्फेरिकल आएगा या प्लेन आएगा या सिलिंड्रिकल आएगा या फिर तीनों में से कोई भी आ सकता है। So can you answer कि जो reflected wave front होगा, what kind of wave front that's going to be? Simple question I'm putting first. So you say plane. Good. So how to identify? आप चाहो तो अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो इसको आप इस लाइट रे से रिप्लेस कर लो, और लाइट रे डायग्राम से उसको पहले पता कर लो, उसके बाद डिसाइड कर लो, वो भी चलता है। प्लेन मिलेगा, करेक्ट। आपको क्या करना चाहिए सॉल्व करने के लिए? आप एक काम ऐसा कर सकते हो, दैट मीन्स कि आप बोल सकते हो कि जो लाइट रेज हमारे ऐसे आ रहे थे, अगर ये लाइट रेज इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्टेड कैसे जाते हैं वो आपको पता है। ये सपोर्ट के लिए मैं बना रहा हूँ, बाकी आपको क्या करना है आप समझते हैं। सो अगर ये रिफ्लेक्टेड होगा तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कैसे बनेगा? इन्हीं लाइन के परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर देने का, प्लेन को बेसिकली। एक ये प्लेन आ जाएगा, एक ये प्लेन आ जाएगा, एक प्लेन आ जाएगा। वो आपको कई सारे ऑप्शंस देगा, जैसे कि हो ऐसा बना देगा, ऐसा बनाएगा, मे बी स्फेरिकल बनाए, मे बी ज्यादा टिल्ट कर देगा ऐसा वर्टिकल ना करके। तो अपने को देखना होगा कि जो लाइट रे है उसको वो फॉलो करता है।
सो एंगल्स वगैरह भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता होता है ये वर्टिकल से जितना एंगल है उतना ये रहा होगा, तो ये एंगल भी बराबर रहा होगा, वो सारी चीज करके हम लोग एंगल देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए इंसिडेंट था और ये रिफ्लेक्टेड हो गया। सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट ड्रॉ द रे डायग्राम, देन कन्वर्ट द रे डायग्राम इनटू वेव फ्रंट बाय यूजिंग दीस थिंग्स। मेकिंग सेंस? आपके लिए देता हूँ ड्रॉ करने के लिए, और पॉसिबल हुआ तो मैं ऑप्शन भी उसके बनाता। लेट्स से कि अपने को ये पता है कि ये एक मीडियम है और ये μ1 है, लेट्स से एयर, और ये μ2 है, लेट्स से 1.5 ग्लास और समथिंग लाइक दैट। क्वालिटेटिवली अपने को आंसर देना है, और आपसे ऐसा बोलता है कि इस पर आपने एक लाइट वेव फ्रंट को डाला हुआ है, सम सॉर्ट ऑफ दिस प्लेन वेव फ्रंट है। सो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा आएगा बनाना है, ये इस डायरेक्शन में आके इंसिडेंट हुआ है। ड्रॉ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। सो कुछ ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ ABCD करके, तो सो दैट कि आप बता सकें। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, वो प्लेन आने वाला है। बाकी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उसी को यूज करना बहुत सिंपल होता है अगर आपने एक बार कैच कर लिया तो। जस्ट टू आइडेंटिफाई, लेट से इस एंगल का नाम हमने कोई थीटा दे दिया था, तो वेव फ्रंट हम ऑप्शन में कुछ ऐसे दे देते हैं कि एक ये 2-3 ड्रॉ करना होता है, and this is making the same angle theta with the horizontal. दूसरा maybe like this, that is almost this horizontal, ये ऐसे जाता हुआ दिखाएगा, ये ऐसे जाता हुआ दिखाएगा। Next maybe like this, ये जो एंगल है horizontal से, let's say अल्फा है और अल्फा is greater than थीटा दिखाया गया। One more can be drawn like this, let's say एंगल अल्फा है और अल्फा is less than थीटा। सो इस तरह के आपको कोई करके देगा, अपने को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा आंसर आने वाला है। ये थीटा अल्फा की वैल्यू भी निकाली जा सकती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ को यूज करके। तो अब ये जरूर आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो फर्स्ट है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बाकी आप समझदार हो। फर्स्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट में जैसा आ रहा था वैसा ही निकल जाए, इसका मतलब कोई बेंडिंग नहीं हो, तो वो तो गलत है क्योंकि मीडियम बदल रहा है, सो इट हैज टू बी रिफ्रैक्टेड। सेकंड कहना चाहता है कि ये जो लाइट, आप ऐसे रिलेट करो, दिमाग अगर बिल्कुल भी कम लगाना चाहते हो, ये लाइट रे आ रहा था, तो ये लाइट रे किधर जाएगा, क्या ऐसा जाएगा, नहीं, क्या ऐसा जाएगा, नहीं। तो पहला ऑप्शन पहले को बता रहा है, सेकंड ऑप्शन सेकंड को बता रहा है। आप रूल्स लगा लो। क्या रूल्स, कि ये अपने लिए नॉर्मल बनता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, सिंस डेंसर मीडियम पे जा रहा है तो ये जो डायरेक्शन है इससे अंदर की तरफ आ जाएगा, इट विल बी बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, सो इट विल बी सम सॉर्ट ऑफ दिस। अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड किया, सो व्हाट हैपेंड टू दिस वेव फ्रंट्स, परपेंडिकुलर जा रहे हैं, तो वो इस तरह से आ जाएंगे। फिर बाद में जो रे डायग्राम बनाया उसको इरेज कर देंगे, केवल वेव फ्रंट को पकड़ लेंगे। सो क्या ये वेव फ्रंट जो है वो टूवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल थोड़े से बेंड हो जाएंगे? अगर ये टूवर्ड्स द हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा बेंड हो रहे हैं तो थीटा की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, जीरो नहीं होगी थीटा की वैल्यू, बिकॉज यू नो कि जीरो होने का मतलब फिर तो ये हो जाएगा कि पैरेलल टू दिस है,
सो क्या हम ऑप्शन ए बी सी डी में डिसाइड कर पाएंगे कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है? बिल्कुल डिसाइड कर सकते हैं। और स्नेल्स लॉ लगा करके हम पता भी कर सकते हैं कि ये अल्फा कितना आएगा। अब आपको देखना होगा ये थीटा इंसिडेंट एंगल है या नहीं, उसके लिए आपको कैलकुलेशन से चेक करना पड़ेगा। अब देखो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा। तो आप देखोगे जो थीटा है वो बेसिकली इंसिडेंट एंगल के बराबर है। तो आप स्नेल्स लॉ लगा करके अल्फा बता सकते हो, और जो अल्फा आएगा वो रिफ्रैक्टेड एंगल के बराबर भी हो जाएगा, पता कर सकते हो। सो अपीयरेंस बदलेगा, वो आपको देगा, ये आपसे पूछ लेगा। एक और मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी एडवांस लास्ट ईयर एडवांस में भी उसने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। अगर आपको ये वेव फ्रंट पता है तो आप उसका आंसर दे सकते हो। अभी 5 मिनट के बाद वो मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, वी विल चेक कि वेदर यू कैन आंसर दैट। उससे पहले एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट्स से अगर आपसे ऐसा कोई बोलता है कि आपके पास एक लेंस लगा हुआ है, और लेट्स से ये गोल्डन एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस यू कैन कॉल दैट, और यू कैन थिंक ऑफ कि आपके पास वेव फ्रंट ऐसे आ रहे हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट ये। सो लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ लेंस, बट हम लाइट को लाइट रे जैसा ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वेव फ्रंट कर रहे हैं। सो व्हाट विल बी द आउटकम? वेव फ्रंट, बाहर वाला वेव फ्रंट क्या आएगा? सो फाइंड फाइनल वेव फ्रंट। अगर आपको 4 ऑप्शन देता है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। मैं आपको 4 ऑप्शन देने से क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना सही कितना गलत रिलेट कर पाते हैं। लेट्स से कि आपके ऑप्शंस में पहला है ये बहुत ऑब्वियस ऑप्शन है, इसको हटा देते हैं। ये दूसरा है तीसरा है, चौथा है, फोर्थ भी देना है अपने को। सो इस तरह के आपको 4 ऑप्शंस दिए गए। आपको आइडेंटिफाई which option is going to suit for this particular example. So you can take support of the light ray diagram, or once you have a ray diagram, you can convert into a wave fronts. It's going to be easy. आप लोगों ने सी आंसर दिया है, चेक करते हैं क्या करने का अपने को। लाइट रे ड्रॉ करने का। सो लाइट रे डायग्राम बनाएंगे तो ऐसा लाइट टेक कंसीडर कर सकते हो, ऐसा कंसीडर कर सकते हो, ऐसा कंसीडर कर सकते हो। फिर आपको पता होता है कि ये रे डायग्राम कुछ ऐसा जा रहा होता है, कन्वर्ज कर रहा होता है। तो ये तो हो गया रे डायग्राम। अब इसको वेव फ्रंट में कन्वर्ट करना है। देन यू नो कि हर, ये तो मैंने 3 दिखाया, आप n नंबर दिखाओगे तो सबका जो बनेगा क्या वो इस तरह का वेव फ्रंट बनेगा, परपेंडिकुलर वाला। और ये किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन सी से मैच कर, परफेक्टली करेक्ट। ऑप्शन सी इज परफेक्टली करेक्ट। गॉट इट? या सभी को अगर सी समझ में आया तो अपना पर्पस डन हो गया, जो मैंने बताने की कोशिश की और आपने गेन किया। इसका मतलब कोई भी लेंस हो, कोई भी मिरर हो, कोई भी इवन प्रिज्म क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आप रे डायग्राम जानते हो ना उसका कैसा जाता है। अगर आप रे डायग्राम जानते हो तो उस रे डायग्राम को हम फिर बाद में वेव फ्रंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे? हर रे डायग्राम के परपेंडिकुलर को जो करते चले जाओ और आपको एक शेप मिल जाएगा। आपको एग्जैक्टली नहीं मेजर करने के लिए, परफेक्ट नहीं बनाना होता है, टेंटेटिवली बनाना होता है, शेप आइडेंटिफाई करना होता है, काम हो जाता है। करेक्ट? लेट मी सी कि अगर वो क्वेश्चन हमारे पास है तो मैं अभी आपको देता। या हियर वी गो। ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर एडवांस में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। रीड इट केयरफुली, रीड इट केयरफुली, ट्राई टू आंसर। आपसे पूछा है करेक्ट शेप ऑफ इमर्जेंट वेव फ्रंट विल बी, फिगर्स आर स्कीमेटिक नॉट टू स्केल, ऑफ कोर्स। टेक योर टाइम।
expecting the correct answer. Advance 2020 paper 1. Okay, so I got so many answers, and they are option A. Good, in fact. So क्या करना था? अब समझ, आपने कुछ ऐसा किया होगा, ये प्लेन सरफेस है, यहाँ से सीधा इंटर करेगा, फिर ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में आप जानते हो जब सीधा आता है तो कॉन्वेक्स उसको कन्वर्ज कराता है, तो लाइट रेज कुछ ऐसे कन्वर्ज करने वाले मोड पे रहे होंगे। फिर ये कॉनकेव है, कॉनकेव डाइवर्स कराएगा। अगर आपको इश्यू आ रहा है तो नॉर्मल ड्रॉ करके देख सकते हो। तो ये डाइवर्स कराएगा, इसका मतलब ये इधर ले जाने की कोशिश करेगा, ऐसा कुछ रहेगा। सो डाइवर्जिंग नेचर शो करेगा। व्हाट अबाउट दिस विल बी ट्राइंग टू शो अगेन कन्वर्जिंग नेचर। सो उसने मर्ज कर दिया बेसिकली कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉन्वेक्स प्लेन, सरफेस को टिल्ट कर दिया। अब अगर आपको समझ में आ रहा है कुछ, तो आप इससे तो जो अभी आपने लर्न किया, इनके जब नॉर्मल्स को कलेक्ट करोगे तो कुछ ऐसा बनने की कोशिश करेगा, इसके नॉर्मल्स को कलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, इसके नॉर्मल्स कुछ ऐसे बनेंगे। आपको एक वेव फ्रंट बनाना है जो सब में से जा रहा हो। किसी एक को कैच करोगे तो पहले ऐसा शेप लेगा, फिर ऐसा शेप लेगा, फिर ऐसा शेप लेगा। कोई भी एक कैच कर लो। जैसे भी अगर कैच करोगे तो पहले ऐसे टिल्ट होगा, फिर ऐसे टिल्ट होगा, फिर ऐसे टिल्ट होगा। क्या ऐसा कोई शेप आपको नजर आ रहा है? आप जब ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन ए में इस तरह से गया, इसी तरह से जा रहा है जैसा आपने इमेजिन किया। व्हाट अबाउट बी? बी इज उल्टा ऑफ ए, सो बी को मार्क नहीं करने का। सी क्या बोलना चाह रहा है? पहले प्लेन आता है, फिर प्लेन आता है, और बीच में कुछ ऐसा आता है। नहीं, डी बिल्कुल बी का सी का अपोजिट बोल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाएगा? ए। हम ए को मार्क कर देंगे, और इट विल टेक हार्डली 1 मिनट टू आंसर, अगर हम वेव रे डायग्राम बना करके उसको वेव फ्रंट कर पाते हैं। गुड टू सी कि आप इसका आंसर निकाल पा रहे हो और वो करेक्ट जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, इवन एडवांस में भी आता है, आपने देखा। ये पूरा हो गया कि हम वेव फ्रंट समझते हैं, अलग अलग केसेस में हम वेव फ्रंट कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसी को इनफैक्ट हम इस हाइजेन की थ्योरी को यूज करके रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लॉस को प्रूव भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रूफ करने में इंटरेस्ट हो काम करने का, जैसे ये था, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये एंगल है, और सिंस यहाँ पर रिफ्रैक्शन यूज करना है, तो ओके, इसका प्रूफ आप अपनी तरफ से नहीं कर पाएंगे। आप चाहेंगे तो मैं इसको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में, बट कि किस तरह से वेव फ्रंट रिफ्रैक्शन के बाद बदलते हैं वो हमको आना चाहिए, रिफ्लेक्शन से कैसे बदलते हैं वो आना चाहिए, मिरर या लेंस से जाएंगे तो कैसे जाएगा वो आना चाहिए, और या फिर कोई जनरल सिचुएशन बना के देगा तो कैसे वेव फ्रंट्स जाएंगे वो हम रे डायग्राम से रिलेट कर सकते हैं। चलता है। इसमें से अभी तक कोई पार्ट एक्सप्लेन करना हो तो बोल सकते हो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग डिफ्रैक्शन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जितना YDSC, उसके बारे में पढ़ेंगे। YDSC आपने वेब में पढ़ रखा था तो काफी कुछ आपके लिए इजी गिरा हुआ, क्योंकि सिमिलर टाइप का सेटअप हमने आपको वेब चैप्टर में भी बताया था, और इनफैक्ट इंटरफेरेंस था, इंटरफेरेंस आपने वेब में पढ़ा हुआ है। डिफ्रैक्शन एक इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, और वो अभी तक वेब में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था उस समय, तो अभी उसको पढ़ने वाले हैं।
डिफ्रैक्शन। पहले आपको फील कराते हैं कि ये कब अपीयर होता है, कौन सी सिचुएशन में ये हमारे लिए रहता है, फिर इसके टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसको बोलेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बाद में आप लाइट को हटा करके डिफ्रैक्शन ऑफ वेव बोल सकते हो। तो ये वेव के लिए होता है। जिस तरह से इंटरफेरेंस केवल वेव शो करते हैं, उसी तरह से डिफ्रैक्शन भी केवल वेव शो करते हैं। डीपीपी यू आर सेइंग इन वेव, ओके। हाँ, उसका डीपीपी अभी रेडी हो रहा है और उसको जल्दी मैं भेजने की कोशिश करता हूँ। नाउ डिफ्रैक्शन आपने अपने रियल लाइफ में बहुत बार ऑब्जर्व किया है। जैसे एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है, मैं वो पॉपुलर क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। सपोज कर लीजिए कि ये जो फिगर मैं बना रहा हूँ वो अर्थ पर है, और एक ये फिगर मैं बना रहा हूँ ये मून पर है। लेट्स से यहाँ पर एक वॉल है, मून पर भी जहां पर आप थे वहां पर भी एक वॉल थी। लेट्स से सन यहाँ पर था अर्थ के रिस्पेक्ट में, और सन यहाँ पर है मून के रिस्पेक्ट में। यू आर ओवर हियर। लेट्स से आपके पास एक बुक है, आप बुक पढ़ना चाह रहे हो। अब में से कई लोगों ने इस क्वेश्चन को इनकाउंटर भी किया होगा। सन जो आपके पास वॉल है ना, या जहां पर आप बैठे हो, या फिर ये जो भी ऑब्स्टिकल है उसके नीचे, हम लोग जानते हैं कि जो लाइट रे होता है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलता है, रे ऑप्टिक्स। तो यहाँ से सन की जो लाइट रे होगी वो ऐसा जा रहा होगा, और जो लिमिटिंग वाली लाइट रे आएगी वो कुछ ऐसा जाएगी, यहाँ पे कहीं जाएगी लिमिटिंग लाइट रे। इसका मतलब, और सन की जो भी लाइट रे यहाँ पर आ रही होगी वो अंदर ना जाकर के रिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो पॉइंट इज कि लाइट रे इस मीडियम पर या फिर इस स्पेस पे नहीं आ रही है। सिमिलरली वही अरेंजमेंट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी लाइट रे उस बंदे जो भी अपना ऑब्जर्वर है उस ऑब्जर्वर तक डायरेक्ट नहीं जा रही है। हम लोग जानते हैं कि जहां लाइट नहीं होता है, बिकॉज डार्कनेस इज नथिंग बट अब्सेंस ऑफ लाइट। सो पॉइंट इज कि यहाँ पर लाइट अब्सेंट है, यहाँ पर भी लाइट अब्सेंट है। दोनों केस में अगर ये ऑब्जर्वर बुक को पढ़ना चाहता है तो बुक को पढ़ने के लिए या फिर कुछ भी काम, किसी चीज को ऑब्जर्व करने के लिए लाइट का होना जरूरी है। क्वेश्चन मैं आपसे ये रखता हूँ कि कौन सा बंदा है जो बुक को पढ़ पाएगा, अर्थ वाला, मून वाला, दोनों, या दोनों नहीं? फिर आप बोलोगे मून पे तो आपने देखा नहीं है, अर्थ में आपके ऑब्जर्वेशंस जरूर हैं। तो अर्थ को आप अपने ऑब्जर्वेशन से और मून को आप कॉन्सेप्ट या थ्योरी से मिलकर के बता सकते हो। मैं फिर से बोलता हूँ, क्वेश्चन ये है कि सन की लाइट रेज ऑब्जर्वर और इसके एक्सपेरिमेंट तक नहीं पहुंच रहे हैं। सन के लाइट रेज ऑब्जर्वर और उसके एक्सपेरिमेंट तक नहीं पहुंच रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑब्स्टिकल वंस इन अर्थ, अनदर टाइम इन मून। सो क्वेश्चन इज कि कौन सा एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, यानी बुक को रीड कर पाएगा, कौन सा नहीं कर पाएगा, ये बताना है। आपके आंसर आ रहे हैं कि अर्थ वाला रीड कर पाएगा और मून वाला रीड नहीं कर पाएगा। गुड। सो बिल्कुल सही आपने बोला। आप बोलोगे कि ये अपना एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, कैन रीड द बुक, ये कांट रीड द बुक। सो रिजल्ट ये आ रहा है, कैन रीड द बुक। दिस बंदा कांट रीड द बुक। कांट रीड द बुक का मतलब ये नहीं कि वो इलिटरेट है। पर्पस ये है कि उसको दिखाई नहीं देगा बिकॉज ऑफ सम रीजन, क्योंकि यहाँ पर डार्क है। सो यूल फाइंड कि ये डार्क होगा। डार्क का मतलब कोई लाइट नहीं होगी। अर्थ में आपने ऑब्जर्व किया है कि अगर ऐसा भी होता, हम पेड़ के ट्री के शैडो पे बैठते हैं या वॉल की शैडो पे बैठते हैं, तब भी हम खेलते रहते हैं और सारा काम कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हालांकि जो सोर्स है उससे डायरेक्ट लाइट नहीं आ रही है, इसके बावजूद भी यहाँ डार्क नहीं होता है, यहाँ पे डिम लाइट होती है, डिम होता है लेकिन लाइट होती है, इसको हम डार्क नहीं कह सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इसका वजह क्या है, वो वजह समझ, और उसका जो वजह है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ में हम लोग शैडो के अंदर, शैडो के में बैठ करके देख पाते हैं शैडो के इनसाइड क्या है, और मून पे शैडो डार्क होती है, तो ऐसा आपने सुना होगा कि मून का जो शैडो होता है ना वो कम्प्लीटली डार्क होता है। मतलब आप अगर चल रहे होगे ना तो आपकी जो शैडो बन रही होगी, शैडो में क्या है वो आपको दिखेगा नहीं, आई मीन लाइक दैट्स कम्प्लीटली डार्क। जबकि अपनी जो शैडो होती है उसके आंसर अपने को दिखता है। रीजन क्या है, द कॉज ऑफ इट। सो आपसे ऑप्शन ऐसे पूछेगा व्हाट इज द कॉज, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। सो लाइट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको दे देगा, बोलेगा कौन सा कॉन्सेप्ट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो जो आपके सामने लिखा हुआ है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन नहीं बोलेंगे, डिस्पर्जन इज फॉर रन और 40 IRs और फॉर प्रिज्म, कलर सेग्रीगेशन। यहाँ पे कलर सेग्रीगेट नहीं होते हैं। सो रीजन इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस, सो डिफ्रैक्शन यहाँ से अपने को अब समझ में आएगा होता क्या है। ये जो लाइट रे आपको सीधा नजर आ रहा है, यहाँ पर लाइट रे पहुंचता है, कैसे पहुंचता है मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से। एक लाइट रे ऐसा जा रहा होगा, और फिर क्या होगा कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, किसी पार्टिकल से इसकी मीटिंग हो जाएगी, मीटिंग हो गई तो वो पार्टिकल क्या करेगा, इसको डेविएट कर देगा, बेंड कर देगा, तो ये इधर आ जाएगी। Similarly, you might get a light ray was going over here, and atmosphere had a particle to which it met, and then after the particle reflected it back like this, or not reflected, rather diffracted, उसने diffraction कर दिया, bend कर दिया, तो bend हो जाता है, जिसकी वजह से आप पाते हो कि यहाँ पर लाइट कुछ आती है। ऑफ कोर्स ये कंप्लीटली नहीं आएगी, ये कई और डायरेक्शन में भी डिफ्रेक्ट हो सकती है, बट कुछ पोर्शन तो यहाँ पे पहुंचता है, कुछ पोर्शन पहुंचता है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कम होती है, दैट मीन्स ब्राइटनेस इज डिम, लेस, बट यस इट्स नॉट कंप्लीटली डार्क। सो अगर अब आपको डिफाइन करना हो डिफ्रैक्शन को, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आपको डेफिनेशन बन जाएगा, बी क्रिएटेड। आप बोलोगे कि जब लाइट रे किसी ऑब्स्टिकल से मिलती है, स्मॉल पार्टिकल से या कॉर्नर से या एज से मिलती है, इनफैक्ट ये जो एज से मिला था ना, यहाँ पर भी ये रहा होगा, सो ये लाइट रे भी ऐसा गया होगा, बेंड हुआ होगा। So whenever the light strikes a tiny particle or obstacle or maybe the edge of any object, then it gets deviated, bend हो जाता है, और इसी bending को हम लोग बोलते हैं that is diffraction. So diffraction of light is a bending of light when it strikes with material particle, maybe a small particle or maybe some edge of an object. इसी को diffraction कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या डेफिनेशन बनेगा। सो डेफिनेशन कैन बी रिटन लाइक दिस, इट इज बेंडिंग ऑफ लाइट ray after striking और मीटिंग वर्ड यूज कर लेते हैं, और कोलाइडिंग लिख देते हैं, आफ्टर कोलाइडिंग with small particles or edge of an object. फिर आप बोलोगे मून पर ऐसा क्या था कि ये दिखाई नहीं दिया, वो कंप्लीटली डार्क क्यों बना। तो मून पर क्या होगा कि सिंस देखो ये कितने पार्टिकल्स होंगे, इनफाइनेटली मैनी पार्टिकल्स होंगे, कितनी बार डिफ्रैक्शन चल रहा होगा, इनफाइनेटली मैनी डिफ्रैक्शन चल रहा होगा, जिससे यहाँ पर पहुंचने वाली लाइट रेज की पॉपुलेशन बढ़ गई होगी,
तो वहाँ पर डार्कनेस खत्म हो गया होगा। यहाँ पर देखोगे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल ही नहीं है, सो ये लाइट रे सीधा चला जाएगा, नो डिफ्रैक्शन। ये लाइट रे सीधा चला जाएगा, नो डिफ्रैक्शन। हाँ, ये लाइट रेस का थोड़ा सा डिफ्रैक्शन हुआ होगा, बट इट्स लाइक कंप्लीट डार्कनेस था। अगर लिटिल बिट लाइट वहां पे पहुंचती है और निग्लिजिबल ब्राइटनेस का, तो उस डार्कनेस को खत्म नहीं कर पाएगा। यहाँ पर डिम क्यों नजर आता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाइट रेज आ रही हैं, इनफाइनाइटली मैनी पार्टिकल्स के डिफ्रैक्शन से, साथ ही साथ वो एज के डिफ्रैक्शन से। इसलिए आप पाओगे कि यहाँ पर डार्क रहता है और यहाँ पर डिम लाइट रहती है। तो डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है। एक लास्ट पॉइंट और मैं बता देता हूँ, इसके बाद वाइंड अप कर देते हैं। ये आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व कर सकते हो। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो? आप एक स्क्रीन लो यहाँ पर, और आप यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लगा दो, और कार्डबोर्ड पर एक ओपनिंग करो। अगर आपने बड़ी सी ओपनिंग करी, और लेट से हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर लाइट रे आ रहा होगा, सोर्स लगाया होगा लाइट का कोई दूर कहीं, या फिर कैंडल लगा के रख दो, बल्ब लगा लो, वट एवर यू कैन अरेंज। तो जब ये लाइट रेज आ रहे होंगे और आपने इसको ओपनिंग बड़ी कर दी, जब आप बड़ी ओपनिंग करोगे ना, तो लाइट रे वहीं तक जाएगा जहां तक ये ऐसा नजर आएगा, इतना पोर्शन आपको इल्यूमिनेटेड नजर आएगा। लेकिन अगर आपने इस ओपनिंग को छोटा किया, जितना भी छोटा कर सकते हो, क्योंकि स्मॉल पार्टिकल से अगर ये कोलाइड करता है तो ज्यादा बेंड होता है। सो अगर ये बहुत स्मॉल ओपनिंग किया, सो अपने को ऐसा लगेगा कि केवल इतना पोर्शन इल्यूमिनेटेड होना चाहिए स्क्रीन का। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करोगे तो केवल इतना पोर्शन इल्यूमिनेटेड नहीं होगा, बल्कि इससे ज्यादा पोर्शन इल्यूमिनेटेड होगा। The smaller the opening, larger you are going to get the area of illumination. So ये जो light ray edge पर bend हुई है, this is because of diffraction. So you'll find this much space is going to be illuminated. यहाँ पर light आ रही होगी, जबकि opening हमारी केवल इतनी है। So small opening करने के बावजूद भी larger area को cover करता है। This is because कि इस edge point पर ये deviate हो जाता है, इस एज पॉइंट पर ये बेंड हो जाता है, और इन्हीं एज पॉइंट पर बेंडिंग को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम सर लोग देखेंगे यहाँ पर जो लाइट है, वो लाइट किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कहाँ कितना ब्राइटनेस होता है, कहाँ डार्कनेस होता है, यहाँ पर भी इंटरफेरेंस जैसा कुछ कॉन्सेप्ट अपने को दिखेगा। कॉपी कर सकते हो, बोल सकते हो क्या बोलना चाह रहे हो आप। सर जो लाइट रे जितना बेंड होगा वो पर्टिकुलर एंगल से ही बेंड होगा, या फिर लाइक उसके उतने ही रेंज में बेंड होगा, या फिर कितना भी हो सकता है? हाँ, इसका एक लिमिट होगा कि कितना बेंड होने वाला है। तो ये मैंने जो दिखाया वो एक्सट्रीम वाला दिखाया, तो ये भी आएगा, इसके बाद ये भी आएगा, इसके बाद ये भी आएगा, इधर भी आएगा। ये मैक्सिमम जो जा सकता है वो दिखाया है, और मैक्सिमम कितना जा सकता है वो हम लोग पता करेंगे। सो ये एक्सट्रीम बाउंड्रीज हैं उसकी। इसके इन बिटवीन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर अलग अलग तरह के एंगल्स बन रहे होंगे। मैक्सिमम एंगल जो बन रहा होगा वो ये, और ये मैक्सिमम एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल जो है ये मैक्सिमम एंगल अपने लिए बन जाएगा। डिफ्रैक्शन एंगल बोलेंगे उसको। स्लाइड, ये आपकी लास्ट स्लाइड है, इससे प्रीवियस अगर आप देखना चाहते हो तो ये। यस वन मोर डाउट सर, यस। जो लाइट रे जो है वो हिट करेंगी, वो कार्डबोर्ड को हिट करेंगी, या फिर वो जहाँ पे होल है उसके पार्टिकल्स को हिट करेगी? वो पार्टिकल्स को भी हिट करेगी, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग पे पार्टिकल्स भी होते हैं, तो उन पार्टिकल्स से भी बेंड हो रहा होगा, एज वेल एज ये कॉर्नर से भी हो रहा होगा। जहां भी एज मिलता है उसको, या फिर पार्टिकल्स मिलता है, सबसे होता है। यहाँ के भी पार्टिकल्स हो रहा होगा जो स्क्रीन के बाहर है कार्डबोर्ड के, तो लेकिन उसका अपना पर्पस नहीं, क्योंकि हमारे स्क्रीन पे नहीं जा रहे हैं। तो ये जो डिफ्रैक्शन हो रहा होगा, इनफैक्ट आप देखोगे बहुत कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो लाइट रेज आ रही हैं, जैसे सपोज कर लिए कि यहाँ पे जा रहा था, तो यहाँ पर भी तो डेविएशन चला होगा, वो डिफ्रैक्शन तो हर जगह चलता रहता है, और उन सब का जो रिजल्टेंट अपने को मिलता है स्क्रीन पर, वो हम देखते हैं। इसका सिंप्लीफाइड मैथमेटिकल मॉडल जब बनाएंगे तो सिंप्लीफाइड बनाएंगे, और केवल यही डिफ्रैक्शन से स्ट्रेट लाइन इसको पकड़ लेंगे। सो डिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस एट ऑल द पॉइंट्स एट दिस ओपनिंग, वहां के पार्टिकल्स इंक्लूडिंग द एज पॉइंट्स। Okay. Any other doubt if you have?
आस्क, अदरवाइज दैट्स डन फॉर द डे। ये मैं DPP भेज देता हूँ, सॉरी ये PDF DPP का अरेंजमेंट करता हूँ अगर आज पॉसिबल होता है। सो आप उनको सॉल्व कीजिए। क्लास में हम लोग डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला बनाएंगे, जैसे YDSC का फॉर्मूला बनाया था, कहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा होता है, कहाँ पर मिनिमा होता है, मिनिमा और मैक्सिमा के बीच का गैप कितना होता है, कौन कौन से डिफ्रैक्शंस होते हैं, उनका मैथमेटिकल मॉडल है और उस पर क्वेश्चन आता है, उसके रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे, हम याद रखेंगे। ये मेजर वेव ऑप्टिक्स का, इसके बाद छोटा सा पोलराइजेशन एंड इट विल बी ओवर। Okay, if there's no questions, so that's all for the day. In next lecture we will be moving forward. Thank you everyone then.